कल हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस दोनों के विषय में चर्चा किया था। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी शायद एक किया था होमोजेनियस का, और देखते हैं होमोजेनियस का क्वेश्चन। सॉल्व x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 0। होमोजेनियस ही है। होमोजेनियस में हमने दो चीज़ें बताए थे, एक ट्रिवल और नॉन ट्रिवल सोल्यूशन के बारे में भी कहा था, क्योंकि कभी कभी ये भी हमें पूछता है, हमसे ये पूछ लेता है कि ये जो सिस्टम है वो नॉन ट्रिवल सोल्यूशन रखता है या ट्रिवल सोल्यूशन रखता है। तो ट्रिवल कब रखता था? जब उसकी रैंक क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल होना चाहिए, तो ट्रिवल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवल कब? जब रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। आ जाओ, तो नंबर ऑफ अननोन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहां पर एक ट्रिवल शब्द है, जब ट्रिवल शब्द कहे ना, ट्रिवल कह सकता है या जीरो सोल्यूशन भी कह सकता है, ऐसा भी याद रखिएगा। क्योंकि ट्रिवल को मैंने कहा था जब ट्रिवल सोल्यूशन रखता है तो होमोजेनियस ओनली जीरो सोल्यूशन रखता है, तो ऐसा भी कभी कभी बोल देता है जीरो सोल्यूशन, ठीक है ना। नॉन ट्रिवल शब्द की बात मैंने किया था। नॉन ट्रिवल शब्द, नॉन ट्रिवल को नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोल सकता है, ये भी याद रखिएगा। नॉन ट्रिवल कब? जब उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगी, ठीक है ना, तब नॉन ट्रिवल था, नहीं तो ट्रिवल सोल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन ट्रिवल सोल्यूशन तो हमेशा होता ही होता है उसके पास, ये तो कहे थे, ठीक है ना। ट्रिवल तो ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को आप 0 0 सेटिस्फाई करा दीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है? देखते हैं जरा इस मैट्रिक्स की रैंक ट्रीट करेंगे। ये हमने रैंक बना लिया, 1 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस की 4 1। इसकी रैंक बनाते हैं। R2 को हमने लिख दिया R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस 2 1 0, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस की 4 1। सही है? इधर 0 बना लेते हैं। R3 को लिख दिया R3 माइनस 3 R1, 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 1 0, माइनस का 4 और प्लस के 6 हो गए, तो प्लस के 2 बच गए, और इधर 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2 हो गए। सही है? अब यहाँ पे देखिए, यदि R3 को मैं एक बार और ऑपरेशन कर दूं, R3 माइनस के 2 R2 कर दिया जाए, 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 1 0 0 0। देखिए जरा, सही है? नहीं समझ में आया? रैंक कितनी हो गई? रैंक कितनी हो गई? 2। रैंक इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, और रैंक नंबर ऑफ अननोन से कैसी हो गई? कम हो गई, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। कैसा? R3 को चेंज करें R3 प्लस R1। R1 को क्या करोगे? R1 को लाओगे तो यहाँ नंबर बनना चालू हो जाएगा। हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद है अपर टेबुलर का रूप, इन पे काम करना, ठीक है ना। नंबर ऑफ अननोन से कम, और नंबर ऑफ अननोन से कम, तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो गया? नॉन ट्रिवल सोल्यूशन हो गया, इनफिनिट सोल्यूशन हो गया। नॉन ट्रिवल को ही तो इनफिनिट कहा था, तो कैसा सोल्यूशन हो गया?
इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे। जब भी होमोजीनियस नॉन ट्रिवल शब्द लेगा तो इन्फिनिट सॉल्यूशन रखेगा। नॉन ट्रिवल मीन्स इन्फिनिट सॉल्यूशन, या नॉन जीरो मीन्स इन्फिनिट सॉल्यूशन। नॉन जीरो शब्द भी कहे तब भी आप तुरंत समझ में आना है कि इन्फिनिट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। नॉन ट्रिवल, नॉन जीरो, कभी कभी इन्फिनिट स्पष्ट नहीं करता है, इन पे आ जाता है नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन में आ जाता है। ये जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवल सॉल्यूशन, या केवल ट्रिवल कह देता है, या यूनिक सॉल्यूशन कहता है। स्पष्ट रूप से यूनिक शब्द भी कह सकता है, ठीक है ना। लेकिन यूनिक और इन्फिनिट से बच करके इनमें ज़्यादा फोकस करता है। कई बार ट्रिवल शब्द ले लेता है, जीरो सॉल्यूशन की बात कर लेता है, नॉन ट्रिवल की बात कर लेता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात करना है। तो नॉन ट्रिवल और नॉन जीरो एज ए सेम, ठीक है ना। नॉन ट्रिवल, नॉन जीरो एंड यूनिक सॉल्यूशन आर सेम, सॉरी, नॉन ट्रिवल, नॉन जीरो एंड इन्फिनिट सॉल्यूशन आर सेम। ट्रिवल, जीरो एंड यूनिक सॉल्यूशन आर सेम, ठीक है ना। ट्रिवल कहता है, जीरो कहता है, या यूनिक कहता है, तो बिल्कुल सेम कहानी। तो ये हमारा सिस्टम कैसा सोल्यूशन रख दिया? इन्फिनिट सोल्यूशन रख दिया, इन्फिनिट सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इन्फिनिट सोल्यूशन रख दिया तो इन्फिनिट सोल्यूशन की बात कर रहा है कि वो इन्फिनिट सोल्यूशन को फाइंड तो कर दो, ठीक है ना। इन्फिनिट सोल्यूशन को फाइंड करवाना चाहता है, क्लियर। रैंक तक की कोई डाउट हो तो बता दीजिए, रैंक तक फटाफट बनाओ, तेजी से, थोड़ा सा स्पीड से बनाइए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है। 1 से 2 क्वेश्चन की भागीदारी बनना है, 2 क्वेश्चन मेंस में मिल सकते हैं आराम से, आते ही आते हैं। अब कर दूं इधर, रैंक हमने क्लियर कर दिया, तो यानी सोल्यूशन हमें मालूम हो गया कि हमारा सिस्टम इन्फिनिट सोल्यूशन रख रहा है। सो सिस्टम हैज इन्फिनिट सोल्यूशन, सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक। इन्फिनिट सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ही तो फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? ax बराबर 0 से। ए की जगह अब वो जो मेन मैट्रिक्स दिया था, जो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंसीडर किया था, वो नहीं रखना, ये वाला रखना है जो अब कंप्लीट किया है हमने। जो एक इक्वलेंस है, इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0 1 -1 0 0 0। x की जगह x y z है और b है आपका 0 0। नहीं समझ में आया? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला? x - 2y + z बराबर 0 हुआ कि नहीं? अब दूसरा बनेगा y - z बराबर 0, और कुछ बनेगा क्या? तीसरा वाला तो एक कुछ बने नहीं रहा है। इक्वेशन कितने आए? वेरिएबल कितने? क्या आप 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर पाए। इनमें से एक वेरिएबल फ्री हो गया। क्या हो गया?
फ्री हो गया, एकदम स्वतंत्र है। किसी एक को आप स्वतंत्र कर दीजिए, चाहे जिस किसी को भी कर दीजिए, जेड वाई वाई में से किसी को आप मान लीजिए कि ये इतना है, एक को एकदम फ्री करना पड़ेगा। लेट z इज इक्वल टू सी, सी एज ए कांस्टेंट। यदि z को हमने c कंसीडर किया तो y क्या हो गया भाई, y भी तो c हो गया। z इज इक्वल टू सी तो y भी c हो गया, y इज आल्सो c, और y और z की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस के 2c प्लस c बराबर 0, तो x भी संयोग से c ही आ गया। नहीं आ गया? आया कि नहीं? तो अब देखिए यहां पर मैंने कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात किया था मैंने, एलआई सॉल्यूशन की। एलआई सॉल्यूशन कैसे बताया था, कैसे निकालते हैं, n माइनस आर। तो एलआई की यदि मैं यहां बात करूंगा तो एलआई सॉल्यूशन होंगे तो n का मतलब 3, r का मतलब 2। कितना एलआई सॉल्यूशन, एक ये वो एलआई है जो वेरिएबल फ्री होता है। कितने वेरिएबल फ्री आए हैं, एक की वैल्यू मुझे देनी पड़ी है, वो एकदम स्वतंत्र है, फ्री है, चाहे जो कुछ दे दीजिए, ठीक है ना। वही सोल्यूशन है एलआई सोल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, एकदम स्वतंत्र सोल्यूशन है, किसी पर डिपेंड नहीं है। इसलिए ये एक की ही वैल्यू मुझे देनी पड़ी है, बाकी मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक जेड को दिया है। वाई तो जेड पर डिपेंड है, वाई ऑटोमेटिकली जेड से आ गया, और जेड और वाई जब मालूम हो गए तो एक्स दोनों पर डिपेंड है, एक्स वाई और जेड से आ गया, ठीक है ना। तो सोल्यूशन मेरे पास क्या मिला, सोल्यूशन ये मिला है सी सी सी। नहीं समझ में आया? और सी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ से आता है, रियल नंबर से। सी की वैल्यू आप एक कोई चूज कर दीजिए। यदि आप सी की वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो एक सोल्यूशन 1 1 आ गया कि नहीं। यदि सी का मान मैंने फिर बदल दिया, हाफ कर दिया, दूसरा सोल्यूशन आ गया हाफ 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 हाफ। नहीं समझ में आया? सी का मान मैंने फिर बदल दिया, तीसरा सोल्यूशन आ जाएगा, सी का मान फिर बदल दिया, चौथा सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे करते करते कितने सोल्यूशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसलिए वहाँ पर क्या आया था, इनफाइनाइटली सोल्यूशन आया था, ठीक है ना। यदि रैंक कम होती है नंबर ऑफ अननोन से तो हमारे सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं, एक दो नहीं, सीधे इनफाइनाइटली सोल्यूशन बनेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो यूनिक और इनफाइनाइट का मतलब ये है, जब यूनिक शब्द आएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू एकदम सेपरेट आ जाएगी कि इतनी इतनी ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं कुछ हो पाएगा। और जहाँ पर इनफाइनाइट की बात आएगी तो पक्का सी के टर्म में सोल्यूशन आएगा, और जो सोल्यूशन सी के टर्म में आता है, सी इज एनी रियल नंबर, इसका मतलब वो इनफाइनाइटली सोल्यूशन ही है, ठीक है ना। बढ़ाइए, और कोई डाउट हो तो बताइए भाई इसमें। क्लियर हो गया भाई? ये रफ कर दिया मैंने। नेक्स्ट लिखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको यहाँ रिटर्न करना है।
माइनस के एक्स प्लस 3y माइनस के एक्स प्लस 3y 14z बराबर 25 माइनस के एक्स प्लस 3y माइनस 14z इक्वल टू 25 माइनस 15x प्लस 4y माइनस 15x प्लस 4y माइनस के z इज इक्वल टू 3 एंड माइनस के 4x प्लस y प्लस 3z बराबर 4 इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल के इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल के the set for all k the set k in the set A option real number B ऑप्शन में लिखना है रियल माइनस 11, 13 और सी में लिखना है रियल माइनस 13 आर माइनस 11 और प्लस 11। ये सिस्टम ऑफ ए क्वेश्चन दिया है, सिस्टम ऑफ ए क्वेश्चन माइनस के एक्स प्लस 3y माइनस के 14z इक्वल टू 25 माइनस 15x प्लस 4y माइनस के z इक्वल टू 3 एंड माइनस के 4x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 इज कंसिस्टेंट। क्या लिखा है? कंसिस्टेंट फॉर ऑल के सभी वैल्यूज के लिए कंसिस्टेंट है। तो इन दी सेट के कौन सा सेट होगा? रियल होगा। रियल माइनस 11 और 13 को एक्सक्लूड करने पर होगा, या आर माइनस 13 को एक्सक्लूड कर दें, या फिर आर माइनस 11 और प्लस 11 को एक्सक्लूड कर दें। ठीक है ना? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कैसा भाई? नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। जब नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? ऑप्शन को तो मैं रफ कर रहा हूं अभी। क्या कहा था? सबसे पहले हम मैट्रिक्स ट्रीट करते हैं। कौन सी मैट्रिक्स? कौन सी मैट्रिक्स ट्रीट करते थे? ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स माइनस के 3 माइनस 14 25 माइनस के 15 4 माइनस के 3 माइनस के 4 1 3 4। नहीं समझ में आया? ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया कि नहीं? इसके बाद हमारा मकसद क्या है? रैंक बनाना। रैंक बनाना चालू करिए। सबसे पहला काम अपर ट्रिंगुलर का रूप बनाना है। ठीक है ना? पहले तो मैं इसकी जगह 0 बनाने का प्रयास कर रहा हूं, या कम कुछ कर लूं, कुछ तो कम कर लूं। तो यहां पर R2 को देखिए, R2 को मैंने ऐसा लिख दिया भाई, R2 माइनस 4R3 कैसा रहा? देखिए जल्दी से। ए आर्गुमेंटेड बी माइनस के 3 माइनस के 14 25 1 बचेगा कि नहीं? और 4 माइनस के 4 0 होगा कि नहीं? और माइनस का के और माइनस के 12 होगा।
और 3 माइनस के 16 कितना हुआ? सही है? देखिएगा भाई, कोई डाउट हो तो कहीं बता सकते हो। क्लियर है? इसकी जगह मुझे 4 की जगह 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0 बना दीजिए। R3 को क्या लिख दिया? R3 + 4R2 -K3 -K14 25 1 0 -K -12 -13 बोले 0 हुआ कि नहीं? 1 3 माइनस माइनस प्लस का माइनस का है को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही रहेगा। माइनस के 4 के और माइनस के 48 और 4 माइनस के 4 प्लस के रहेगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा 52। कितना बचेगा भाई? 48 सही है? माइनस का 48 और कुछ इन दोनों को साथ में कर दो। कहा ए आर्गुमेंटेड बी माइनस के 3 माइनस के 14 25 1 0 माइनस के 12 -13 और 0 1 माइनस का 4 के और प्लस माइनस का 45 और माइनस के 48। नहीं समझ में आया? सही है? अब पहला काम है कि यहाँ 0 बनाना है। किसकी जगह? इस 1 की जगह 0 बना दीजिए। 1 की जगह 0 बनाना है तो कैसे लिखेंगे भाई? चाहे 1 की जगह 0 बना लो, चाहे ऊपर 0 बना लो, तो बाद में उनको इंटरचेंज कर लेंगे, जो भी अच्छा लगे। दोनों तरह से सक्षम है। कहीं भी आप 0 बना सकते हैं, उनको उठा करके हम बदल लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने देखिए ये के लिया R1 को लिख दिया R1 + KR2। ध्यान से देखिएगा, R1 को क्या लिख दिया? R1 + KR2। 0 बना कि नहीं बना? 0 बना कि नहीं बना? R1 का मतलब 3 और प्लस के, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के 14 और प्लस के माइनस के K² माइनस के 12 के, तो ये हो जाएगा माइनस के K² माइनस के 12 के माइनस के 14 और 25 और माइनस के 13 के, यानी 25 माइनस 13 के 1 0 माइनस के -12 माइनस 13 0 1 माइनस के 4 के -45 -48। नहीं समझ में आया? अब देखिए इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है ना? क्या किया जाए? R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, या फिर R1 R2 को ही इंटरचेंज करना उचित है, क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत है, तो इन्हीं को हमने इंटरचेंज कर लिया। फिर बाद में देखेंगे। ये आपका 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस के -12 हो गया, माइनस के 13 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, माइनस K² -12 के माइनस के 14 हो गया, 25 माइनस 13 के हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, माइनस के 4 के माइनस के 45 हो गया और माइनस के 48 हो गया। नहीं समझ में आया? और बदलना है तो R2 R3 को एक बार और बदल लो। R2 और R3 को बदल लिया जाए। ए आर्गुमेंटेड बी 1 0 माइनस के -12 -13
01 माइनस के 4k माइनस 45 माइनस के 48 03 माइनस के स्क्वायर माइनस के 12k माइनस के 14 और 25 माइनस 13k। नई बात समझ में आई? इस जगह पे 0 और बनाना है। किसकी जगह पे? 3 की जगह 0 और बना लीजिए। सही है? इस 3 की जगह 0 हमें और बनाना है तो एक ऑपरेशन की हमें और ज़रूरत है। यहाँ तक देख लीजिए भाई, कोई ऑपरेशन गलत तो नहीं है, ये भी चेक कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो भी बता दीजिए। हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। सही है? क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? परस इधर से, इधर से ये वाले स्टेप नहीं समझ में आए? इधर हमने R1 को लिख दिया R1 प्लस के R2। R1 ये है, K का प्रोडक्ट नीचे वाले में करते जाइए और दोनों को उठा के जोड़ते जाइए, तो माइनस के प्लस के कितना हो जाएगा? 0 हो गया। इधर 3 प्लस 0 0 ही 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर माइनस के 14 और K से यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे तो माइनस के स्क्वायर माइनस 12k, तो वही लिख दिया। और यहाँ पर 25 और माइनस के 13k, चूंकि प्लस बीच में लगाए हैं। ठीक है ना? ये वाले स्टेप में मैं एक बार ऑपरेशन करके यहां लिखना चाहता हूं, तो ये वाला थोड़ा सा नोट कर लो। जो हमने मैट्रिक्स ट्रीट किया था वो तो कर ही लो, उसको कर लो। तो एक स्टेप मैं यहां बना दूं तो हमारे हिसाब की रैंक का क्लियरिटी हो जाएगी, फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ने वाली। ठीक है? इधर एक यहाँ ऑपरेशन और अप्लाई कर रहे हैं। R3 को लिखेंगे R3 टेंस टू R3 माइनस के 3R2, इन दोनों में और अप्लाई कर देते हैं। ए आगमेंटेड B 1 0 माइनस के माइनस 12 माइनस के 13 और 0 1 माइनस के 4k माइनस 45 और इधर माइनस के 48 हो गया। अब इधर देखिए भाई, ये 0 0 बन गया। ये वाली स्टेप पे आपको ध्यान से देना है। माइनस के देखिए के स्क्वायर माइनस 12k माइनस 14 और हमें 3 से प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है। R2 में 3 से प्रोडक्ट करना है तो प्लस का हो जाएगा 12k और प्लस के हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 3। 45 मल्टीप्लाई 3 बताइए कितना हुआ? ये 12 देखिए कैंसिल हो गया, माइनस के स्क्वायर मिला माइनस 14 मिला और प्लस के 21 30 35, सही है। 14 और यहां से निकाल दो तो देखो क्या बचेगा, माइनस के स्क्वायर बचेगा और प्लस का कितना 1 2 121 बचा कि नहीं बचा? इधर वाले में भी आइए, इसमें 3 से प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 25 माइनस 13 के माइनस माइनस प्लस 48 मल्टीप्लाई 3 बता दो भाई कितना हुआ? 144। तो माइनस के 13 के और प्लस के इन दोनों को ऐड करना है। 9 6 1 हो गया भाई। देखिए जरा, कोई दिक्कत? अब हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है?
रफ कर दूं? इधर वाला क्या करें? अब देखिए, अब एक लाइन का है भाई, अब यहाँ समझना है। अब इतना करो, फटाफट आगे बढ़ते। क्या हो गया? सभी का छूट गया क्या? क्लियर है? अब सिस्टम कैसा है? सिस्टम क्या था? सिस्टम इज कंसिस्टेंट था। क्या था? कंसिस्टेंट का मतलब सलूशन रखने लायक, ठीक है ना? सलूशन रखने लायक कब स्थिति बनती है? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। यही तो बताया था, दोनों की रैंक सेम होना चाहिए। और जब दोनों की रैंक सेम होना चाहिए तो शर्त क्या हो सकती है? दोनों की रैंक सेम होना चाहिए तो शर्त क्या हो सकती है? शर्त तो एक तो ये हो सकती है कि ये वाला, पहली शर्त ये है कि माइनस के स्क्वायर प्लस 1 to 1 जीरो ना होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और एंड इसको जीरो ना होने दिया जाए और -13 के प्लस 169 को जीरो कर दें, कोई समस्या नहीं है। तो यहां से के कहेगा कि मैं प्लस माइनस गिरा के बराबर नहीं हो सकता हूं, और इधर ये कहेगा, के कहेगा मैं 13 के बराबर वैलिड हूं। ठीक है ना? यदि ये वाला जीरो नहीं हुआ ना, यहां की क्वांटिटी जीरो नहीं बनी, ये भले ही जीरो हो गया, तो आपसे कहा जाएगा कि एक ही रैंक बताओ। तो एक ही रैंक जब ये जीरो नहीं है तो एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो, तीन नॉन जीरो रो तीनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? रैंक 3 आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जब आप पूरी की रैंक आपको देखने को कहा जाए तो कैसे देखेंगे? नॉन जीरो रो पहली वाली भी है, नॉन जीरो रो दूसरी वाली है, और इधर वाला एलिमेंट भले ही जीरो है लेकिन इधर वाला तो जीरो नहीं है। जब पूरी रो में काउंट करूंगा तो नॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगी? तो ए आर्गुमेंटेड बी की भी तो रैंक 3 रहेगी। दोनों की रैंक बराबर है कि नहीं है? सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट के लिए के की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 13। किसके लिए? कंसिस्टेंट के लिए के की वैल्यू 13 आ गई। ठीक, अब हमें वो सलूशन चाहिए। ये के कह रहा है कि मैं ये 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 के बराबर के नहीं हो सकता, 2 को छोड़ दिया जाए, बाकी एनी हाउ जो मन करे सो वो के लेते रहिए, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट बना रहेगा। ठीक है ना? बाकी एनी हाउ के आप ले सकते हैं, केवल 2 वैल्यूज आपको मना कर रहा है कि के -11 और +11 नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा? R -11 +11 था भाई, चेक कर लीजिए, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो सेट ऑफ के की पॉसिबिलिटी होना चाहिए वो -11 और +11 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एनी हाउ जो मन करे उसको कर दीजिए। सही है? ठीक, एक तो ये हुआ।
एक तो ऑप्शन मिल गया, मान लीजिए और कोई ऑप्शन ऐसा पड़ा होगा, और कोई होता मल्टीपल वाला होता क्वेश्चन, मोर देन ऑप्शन वाला, ठीक है ना, एडवांस में यही पूछे होता तो फिर क्या करते। और भी ऑप्शन एक मैं बना सकता हूं, भले इसमें ना हो लेकिन हमें अभी मिलेगा। एक तो कंसिस्टेंसी का रूप हमने बना दिया, एक कंसिस्टेंसी ये भी है, दूसरी कंसिस्टेंसी ये है कि ये वाला 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड -13 के प्लस 169 भी 0 हो जाए, एक साथ दोनों 0 हो जाए। जब एक साथ 0 हो गए ये भी और ये भी, तो इसकी रैंक कितनी रहेगी, 2 रहेगी कि नहीं रहेगी। और पूरे जब ये भी 0 ये भी 0, तो पूरी की रैंक भी तो 2 रहेगी, तो दोनों की रैंक तब भी तो बराबर है, नहीं है, तो सिस्टम फिर कंसिस्टेंट रहेगा। हमसे तो केवल कंसिस्टेंट की बात कर रहा है, कंसिस्टेंट का मतलब सलूशन रखने लायक, बस, और तो उसने कुछ नहीं कहा। तो ये भी 2 0 हो जाएंगे, तो यहां से k की वैल्यू +-11 होगी, और यहां से वैल्यू k की वैल्यू 13 होगी। इसका मतलब एक ऑप्शन ये वाला होता तो भी हमारा चलता, तो भी हम टिक कर देते, लेकिन ये वाला ऑप्शन है नहीं, सही है, इसलिए ये वाला मस्ट है, इसको टिक करके भाग जाएंगे। हमसे केवल कंसिस्टेंट की बात कर रहा है, तो कंसिस्टेंट को 2 टाइप में बन रहा, एक बार रैंक 3 वाला, एक बार रैंक 2 वाला, लेकिन कंसिस्टेंट तब भी है। कंसिस्टेंट के लिए सिर्फ मैंने ये कहा था कि दोनों के रैंक सेम होना चाहिए, बस इतने कहा था। कंसिस्टेंट का मतलब सलूशन रखने लायक। नहीं समझ में आया, क्लियर है, तो ऑप्शन ये वाला हमारा मस्ट है, चाहे वो सी हो चाहे डी हो, अपना चेक कर लीजिए। कैसा, ये वाला, ये है क्या कोई, नहीं तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एक साथ आ रहे हैं ना, ये एक साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको ओवर 0 कर दें ये हटा दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना भाई। इसमें से ये हमारा क्लियर है कि ये वाला है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक। यहां +11 भी तो आ रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, +11 और -11 दोनों नहीं होना चाहिए, और 13 नहीं होना चाहिए। और यदि R माइनस आपने ये वाला ऑप्शन दे दिया, R -11 और 13 दे दिया, तो प्लस वाला 11 छूट गया, और मान लीजिए k का मान +11 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये तो 0 नहीं होगा, इसकी रैंक 2 हो गई, पूरी की रैंक 3 हो गई, कहाँ से कंसिस्टेंट कह देंगे, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन यदि ये वाला होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यही आपको ध्यान देना, जो भी कहे कंसिस्टेंट कहे, इनकंसिस्टेंट कहे, या इन्फिनिटली सोल्यूशन कहता है, या कुछ भी कहता है, इन्फिनिटली सोल्यूशन या सोल्यूशन की बात करता है, तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट तो 100% है, तभी सोल्यूशन की बात करेगा। यदि कंसिस्टेंट नहीं होगा तो सोल्यूशन की बात ही नहीं करेगा। उसने कंसिस्टेंट शब्द लगा दिया है, कह रहा सोल्यूशन रखने लायक है। अब आप समझिए कि वो कैसे सोल्यूशन रखता है, ये नहीं पता, इसने नहीं, उसने कहा कि वो यूनिक रखेगा कि इन्फिनिट रखेगा, एनी हाउ कुछ भी रखे, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो उसके अनुसार हमें के की पॉसिबिलिटी बतानी है। तो के कह रहा है कि मैं ये नहीं मुझे होना है, ये नहीं मुझे होना है, ठीक है ना। सेट आप के चाहिए, तो के ने मना कर दिया कि मैं 2 नहीं हो सकता हूं, ये 2 हो गया तो मुझे दिक्कत है, ठीक है ना, सही है। और यहां पे ये वाली चीज, यहां तो केवल के की वैल्यू 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। यदि ऑप्शन में ये होता तो सही होता भाई, ये वाले से ऑप्शन R माइनस नहीं, क्योंकि ये के की पॉसिबिलिटी आ रही है, हमें के की पॉसिबिलिटी ही तो देना है। ये कह रहा है के इज नॉट इक्वल टू -11 + 11, इसलिए R में से मैंने दोनों को बाहर कर दिया, और यहां तो के की एकदम पॉसिबिलिटी ही नजर आ रही है, इसलिए 3 पॉसिबिलिटी यही वाला होता तो टिक कर देते, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो जैसा कहे वैसा करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत लगाइए,
होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ज़्यादातर नॉन होमोजीनियस भी उठाता है, ध्यान रखिए। या तो होमोजीनियस उठाएगा, नॉन होमोजीनियस भी बहुत उठाता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, अभी 2022-23 से लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है सेट में, किसी न किसी सेट में आ रहा है, कोई दूसरा कोई तीसरा, बस उसमें तो ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। इस टाइप में बस वही, जैसा कि के आया है, वैल्यू ऐसी ही कोई अननोन लिख देता है और उसी पे ज़्यादातर फोकस करता है। कहीं के लिख देगा, कहीं ए और बी बना देगा, ठीक है ना, ए और बी बना देगा और कह देगा ऐसे सलूशन रख रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 4b, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, a - b की वैल्यू पूछ लेगा, यानी हाउ जो मना करेगा उसको। हमारा मेन फोकस तो ए बी पर हो गया ना, ए और बी का मान हमें निकालना, हमारा मेन फोकस ए और बी को बनाना है, ठीक है ना। अब उसी ए और बी में चाहे वो जैसा डालता रहे, चाहे ए बराबर बी बराबर लिख दे, या 2a + 3b की वैल्यू पूछ दे, या a - 4b की वैल्यू पूछ दे, एनी हाउ जो मन करेगा वो पूछ लेगा। तो लेकिन हमारा फोकस तो ए और बी पर हो गया ना, ए और बी की पॉसिबिलिटी देखिए कैसी आ रही है, उसी पे सारी कहानी बन गई, टिक गई, ठीक है ना। बाकी वैल्यू चाहे जिसकी पूछता रहे उसके अनुसार हम वैल्यू कंसीडर कर देंगे। जब ए और बी हमें मालूम हो जाएगा तो हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो जिसकी वैल्यू पूछ ले, सही है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के क्वेश्चंस आपको डील करना है भाई। अब जितने ही क्वेश्चंस आपके जब जब पूछे गए हों उनको लिखिए, उनको लगाइए, उन पर फोकस करिए, कोई डाउट हो तो फिर पूछिए कि ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो पूछिए। बस दो ही टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, और रैंक से ही यहाँ जाएंगे तभी उनकी वैल्यू के बारे में ज़्यादा कंसीडर हो पाएंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं सिचुएशन आ जाए कि होमोजीनियस है और वो जीरो सोल्यूशन बोल देता है, नॉन जीरो सोल्यूशन बोल देता है, तो होमोजीनियस में ज़्यादातर हम डिटर्मिनेंट में चले जाते हैं, लेकिन नॉन होमोजीनियस में डिटर्मिनेंट में नहीं जाएंगे। नॉन होमोजीनियस को पहले तो कंसिस्टेंट करके देखते हैं ना, कंसिस्टेंट तो होना ही चाहिए। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगा तो हम सोल्यूशन के लगे नहीं जा सकते हैं। सोल्यूशन के लगे तो तभी जाएंगे जब वो कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन रखने लायक बनेगा। अच्छा, सोल्यूशन रखने लायक ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। और सोल्यूशन रखने लायक है तो फिर हम आगे अगला स्टेप अपना दिखाएंगे कि वो यूनिक की बात कर रहा है कि इनफिनिट सोल्यूशन की बात कर रहा है। जिसकी भी बात करेगा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन से आए हों ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो नहीं बनता है उसको डाउट में आप बताइएगा कि हमें डाउट, हमारी क्लास ले लीजिए, मैं डाउट ले लूँगा, लेकिन आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं हर प्रकार के दूंगा पेपर में, सारे क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, बनना चाहिए हमसे, क्वेश्चंस निकलना चाहिए, चाहे वो मेंस का हो और चाहे एडवांस का हो, ठीक है ना। बनाता सब यही है, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो। इसी में उसमें ऑप्शन में जैसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में दे दिया, एडवांस बना दिया उसको, ठीक है ना। कई ऑप्शन, 2 ऑप्शन सही कर दिया, 3 ऑप्शन सही कर दिया, एडवांस का हो गया रहेगा। लेकिन यही पूछेगा, यही है तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट। होमोजीनियस है तो वहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात ही नहीं आती है। होमोजीनियस ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। नॉन होमोजीनियस में दोनों शब्द की बात आती है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। लेकिन यदि होमोजीनियस है तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज हमने कहा था कि x = 0 इज ऑलवेज एग्जिस्ट सोल्यूशन, राइट। तो यहीं तक हम रखते हैं, शेष हम कल आगे।